सुनो, अगर फिल्मों की तरह मेरी डिलीवरी के वक्त भी तुम्हें डॉक्टर पूछेंगे कि हम बच्चे या मां में किसी एक को ही बचा सकते हैं तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? कितनी बुरी बात करती हो। प्लीज बताओ ना, मुझे जानना है कि तुम क्या कहोगे। मैं बिना देर किए कहूंगा कि वो तुम्हें बचा लें। हो सकता है ये सही ना हो, मगर जब बात तुम्हारी हो तब मुझे सही गलत नहीं दिखता। मैं तुम्हारे 9 महीने की तकलीफ, तुम्हारे दर्द, तुम्हारे मातृप्रेम और पिता बनने के मेरे सबसे प्यारे सपने को मैं एक पल की देर किए बिना भूलकर तुम्हें बचाऊंगा। क्योंकि जिस पल तुम ना रहो उसके बाद एक सांस लेने पर भी मेरी आत्मा मुझे धिक्कारेगी। नहीं, तुम मुझे नहीं, हमारे बच्चे को बचाना और उसे इतना प्यार देना कि उसे महसूस ही ना हो कि मां ना होने से कोई तकलीफ भी होती है। आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम यार, किसी ड्रग की लत लगा ली है क्या तुमने? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। आज पता नहीं क्यों ये बात दिमाग में आ गई। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरे बाद अपने आप को कुछ नहीं होने दोगे और हमारे बच्चे को। मिस्टर कमल। किसी के अचानक पुकारने से कमल की यादों ने उसे हकीकत की ओर धकेल दिया। सामने डॉक्टर शर्मा खड़े थे। डॉक्टर साहब, प्रतिमा अब कैसी है? कमल ने हड़बड़ाहट में सबसे पहला सवाल प्रतिमा के बारे में ही पूछा। मुबारक हो कमल, आपको बेटी हुई है। कमल की बात को अनसुना करते हुए डॉक्टर ने कमल के कंधे पर हाथ रखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वाह डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। जानते हैं, मैं शर्त जीत गया। मैंने कहा था कि हमें पहले बेटी ही होगी, मगर प्रतिमा ही जिद पर अड़ी थी कि नहीं, पहले लड़का होगा। प्रतिमा खुश है ना हमारी बेटी को देखकर? मुझे ले चलिए उनके पास जल्दी से। कमल की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। डॉक्टर शर्मा ने कमल के कंधे पर रखे हाथ की पकड़ को इस तरह मजबूत किया जैसे वो उसे संभालने के लिए खुद को तैयार कर रहे हों, और फिर अपने चेहरे की झूठी मुस्कुराहट को हटाते हुए गंभीर होकर कहा, देखिए कमल, हम सब बस कोशिश कर सकते हैं और हमने वही किया, मगर हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। मतलब आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैं अपनी उत्सुकता को और नहीं रोक सकता, मुझे उन दोनों के पास ले चलिए। मुझे प्रतिमा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना है। कमल आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला। डॉक्टर ने पीछे से कहा, कमल, हम लाख कोशिशों के बाद भी प्रतिमा को नहीं बचा पाए। खून बहुत बढ़ चुका था। बच्ची को तो बचा लिया, मगर प्रतिमा अपने दर्द से और लड़ नहीं पाई। नहीं 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 डॉक्टर, आप ये सही नहीं कर रहे, ऐसे मत बोलिए। उसने आपको कहा है ना मुझे डरा देने को। वो जानती है मैं डर जाऊंगा और मैं डर गया। अब प्लीज मुझे उसके पास ले चलिए। कमल अब अपने आप में नहीं था। कमल, खुद को संभालिए, आइए आपको आपकी बेटी से मिलवा दूं। डॉक्टर शर्मा कमल की हालत को अच्छे से समझ रहे थे। कमल अब मौन था, एकदम मौन, जैसे हजारों बेचैन लहरों को समेटे सागर मौन रहता है, जैसे भयावह काले बादलों को अपनी गोद में लिए हुए कई बार आसमान मौन हो जाता है। वैसे ही कमल मौन हो गया था, अपनी अथाह बेचैन वेदनाओं को समेटे हुए। कई बार अचानक लगी चोट आपको समझने का मौका ही नहीं देती कि आप उस चोट की पीड़ा को किस तरह बाहर लाएं। कमल की चोट तो इतनी गहरी थी जिससे उसकी आत्मा तक तड़प उठी थी। जानती हो, ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि इस वक्त तुम्हें इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है और फिर इतना ज्यादा दर्द भी सहना पड़ेगा, मगर फिर भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे एक हो जाने के बाद अगर कोई और सपना मैंने देखा है तो वो है हमारे बच्चे का सपना। जितनी खुशी तुम्हें है उससे ज्यादा खुशी मुझे है कमल। एक माँ बनने की खुशी, दूसरा तुम्हारे सपने को पूरा करने की खुशी, और जहाँ एक साथ दो खुशियाँ मिले वहाँ दर्द भी सहलाहट सा लगता है जाना। कमल, ये देखिए आपकी प्यारी बिटिया। डॉक्टर की आवाज से कबीर को उसकी यादों ने फिर से हकीकत की जमीन पर लापटका, मगर इस बार हकीकत पहले से कुछ खूबसूरत थी, और खूबसूरती की वजह थी इस बगीचे में खिली नन्ही सी एक कली। कमल कुछ वक्त के लिए सब कुछ भूलकर अपनी बेटी के मासूम से चेहरे में खो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके चेहरे की ओठ में प्रतिमा ही मुस्कुरा रही है। कमल ने डरते डरते उस नन्ही सी जान को गोद में उठाया। एक पुरुष अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे की हद में कदम रखने तक एक ही चीज पर हमेशा गर्व करता है, और वह है उसका बल।
मगर जब वो अपने नवजात शिशु को गोद में उठा रहा होता है तो यही बल उसका सबसे बड़ा डर बन जाता है। उसे लगता है कहीं उसके सख्त हाथों से उसके बच्चे की नर्म त्वचा छिल ना जाए, कहीं उसके जोर से पकड़ने पर उस मासूम की कोई हड्डी टूट ना जाए, कहीं वो उसके हाथों से फिसलकर गिर ना पड़े। कमल को भी इस वक्त ऐसा ही डर महसूस हो रहा था। बड़ी सावधानी से बच्ची को उठाने के बाद वो कितनी देर तक उसे निहारता रहा। उसने मन ही मन प्रतिमा के वादे को याद करते हुए कहा कि वह जब तक इसके कदमों में वह वो सारी खुशियां नहीं रख देता जिसके बारे में ये सोचेगी, तब तक वह खुद को हर मुसीबत से बचा कर रखेगा। ये मेरी बेटी ही नहीं, प्रतिमा की अंतिम इच्छा भी है। वक्त अपनी रफ्तार में चलता रहा। कमल एक पिता और माँ दोनों का फर्ज अपनी औकात से ज्यादा बढ़कर निभाता रहा। इस बीच कई हितैषियों ने ये समझाने की कोशिश की कि अभी आधी से ज्यादा उम्र बाकी है, इसलिए उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो इस पर हमेशा कमल यह जवाब देता कि अगर मैंने प्रतिमा की देह से शादी की होती तो शायद दूसरी देह की लालसा में मैं दूसरी शादी कर भी लेता, मगर हमने तो एक दूसरे की आत्मा से शादी की थी और हमारी शादी तब तक मान्य रहेगी जब तक आत्मा अपने अस्तित्व में रहेगी। आज 26 साल बीत गए थे प्रतिमा को गए हुए, मगर कमल अब भी उससे बातें किया करता था। उसे हर रात सोने से पहले बताया करता कि आज उसने और रचना ने क्या क्या किया। उसने हर एक बात प्रतिमा की कल्पना को बताई जो इन 26 सालों के बीच रचना और उसके बीच हुई। उसने जब पहली बार पापा कहा, वो जब पहली बार हंसी, उसने जब अपना पहला कदम उठाया, वो जब पहली बार चलने की कोशिश करते हुए गिरी, वो जब पहले दिन स्कूल गई, उसने जब पहली बार प्रतिमा के बारे में पूछा, उसने जब क्लास में टॉप किया, उसके कॉलेज का पहला दिन, उसकी MBA कंप्लीट होना, उसका सुमित से प्यार हो जाना और पहली बार डरते डरते उसके बारे में बताना, ये सब उसने प्रतिमा से बताया था। इन सब के बीच वह हमेशा माँ और पिता के रूप में बेहतर रहा, मगर तब वो बहुत बुरी तरह उलझ गया था जब एक दिन रचना स्कूल से रोते रोते घर आई और बार बार पूछने पर भी उसे कुछ नहीं बता पाई थी। और फिर कुछ देर बाद डरते डरते बोली थी कि पापा मैं मरने वाली हूँ, मुझे बीमारी हो गई है, मुझे आज ब्लैंड आया, पापा मुझे बचा लीजिए, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। रचना की बातों ने उस दिन कमल को उलझन में डाल दिया था कि वो अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाता आया था, मगर अब इस जिम्मेदारी को कैसे निभाए। वो माँ का फर्ज निभा रहा था मगर माँ नहीं था। उसने बड़ी आशा से यह सोचकर प्रतिमा की तस्वीर को देखा कि वही उसे रास्ता दिखाए, और तब उसे लगा कि जैसे प्रतिमा कह रही हो कि डरो मत जाना, तुम में मैं हमेशा रही हूँ, कुछ देर के लिए पुरुष या पिता होने का ख्याल भुला दो, ये सोचो कि तुम नहीं मैं उसे समझा रही हूँ। आज अगर तुमने उसे नहीं समझाया तो शायद हमेशा वो इसे लेकर घबराती रहेगी। कमल में एक अजीब सी हिम्मत आ गई। उस दिन उसने अपने अंदर मातृत्व को महसूस किया और रचना को समझाते हुए कहा, नहीं बच्चा तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जानती हो जब भगवान ने दुनिया बनाई ना तो लड़कियों को एक पावर दी जिससे वो हमेशा सुंदर रहें। इसलिए हर लड़की के साथ ऐसा होता है और इस ब्लड के साथ साथ उनके अंदर के सारे वो कीटाणु निकल जाते हैं जो उन्हें सुंदर होने से रोकते हैं। अब आप बड़ी हो गई हो और मेरा बच्चा तो सबसे सुंदर बनेगा ना, इसलिए उसे इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। बस कुछ बातें हैं जिनका ध्यान देना होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सभी लेडीज को होता है। हाँ एक बात याद रखना, जब उन कीटाणुओं को बाहर निकाला जाता है तो वो आपस में लड़ते हैं और उनकी लड़ाई से बॉडी में दर्द होता है, उससे घबराना नहीं। आपको कुचला कर दूंगा, उसे कैसे यूज करना है इसके लिए आपको मैं एक वीडियो दिखा दूंगा और आप उसे तब यूज करना जब ये प्रॉब्लम हो। इतना सब बोलने के बाद कमल ने प्रतिमा की तस्वीर की तरफ देखते हुए लंबी सांस ली थी। उस दिन उसे ये एहसास हो रहा था कि एक पिता का मां बनना आसान नहीं। कल रचना की शादी है, उसे अब सुमित के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करनी है। शाम से ही रचना कमल के पीछे पीछे है। कमल शादी की तैयारियों में व्यस्त होने के बावजूद भी रचना की मायूसी को महसूस कर रहा है, मगर उसे पता है कि यह मायूसी बस कुछ वक्त के लिए है, क्योंकि फिर सुमित उसे इतनी खुशियां देगा कि वो कभी मायूस नहीं होगी। रचना ने जब कमल को सुमित के बारे में डरते हुए बताया तब कमल ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए एक ही बात कही थी कि
बेटी, मैंने तुम्हारी माँ के बाद बस यही चाहा कि मैं माँ और बाप दोनों का प्यार देते हुए तुम्हें हमेशा खुश रखूं। मुझे खुशी है कि तुमने अपना जीवन साथी चुन लिया है, मगर मैं भी तो बाप हूँ और मेरी यही इच्छा कि जिसके हाथ में तुम्हारा हाथ दूं वो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार दे। मुझे सुमित से मिलना है और अगर मुझे लगा कि वो तुम्हारे लायक है तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं। रचना ने मायूस होते हुए कहा, फिर तो कोई चांस नहीं, क्योंकि आपसे ज्यादा प्यार मुझे कोई कर ही नहीं सकता। कमल जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में संतोष था, ये सोच कि उसने प्रतिमा से किया वादा अच्छे से निभाया। कमल हंसते हुए बोला, मिलवाओ तो सही उससे, मुझसे थोड़ा कम भी प्यार करेगा तो चलेगा। रचना ने कमल को बड़ी जोर से गले लगा लिया था। सुमित से मिलने पर उसकी एक बात ने ही कमल का मन जीत लिया था। जब कमल ने पूछा कि अगर मैं रिश्ते के लिए ना कर दूं तो क्या करोगे, तब सुमित मुस्कुराते हुए बोला था, संतोष कर लूंगा। मैं जानता हूँ रचना को आपने कैसे पाला है और वो आपके लिए क्या मायने रखती है, और मैं ये भी जानता हूँ कि रचना आपसे ज्यादा किसी से प्यार नहीं करती। उसने पहले ही वार्न करके कह दिया है कि अगर पापा ने मना कर दिया तो उसके बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। और मैंने उसे यही वादा किया है। मेरे लिए वो जितनी मायने रखती है उतना ही आप और आपकी खुशी भी। सुमित की बातों ने कमल का मन जीत लिया था। उसने उसी वक्त उसे गले लगाकर कहा, शुक्रिया मुझे मेरी जिम्मेदारियों से मुक्त करने के लिए। उसे इतना प्यार देना कि वो मुझे भूल जाए। सुमित ने जवाब दिया था कि आप बन जाना बहुत मुश्किल है, मगर कोशिश करता रहूंगा। शाम से ही खुद को रोके रोके रात होते होते रचना आखिर कमल के कंधे पर टूटकर बिखर ही गई। अपनी अब तक की जिंदगी में रचना जितना नहीं रोई होगी उतना वो आज कमल के कंधे पर सर रखे रखे रोई। कबीर बस उसका सर सहलाता रहा और उसे वह सब समझाता रहा जो उसे उचित लगा। रोते रोते रचना कमल की गोद में सर रखकर सो गई। कमल आज से पहले जब भी प्रतिमा की तस्वीर देखता था तो उसके चेहरे पर यह चिंता होती कि वो जिस तरह अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा है वह सही है या नहीं, मगर आज उसके चेहरे पर संतोष था। रचना की शादी हो गई। उस दिन वो बहुत रोई और उसके जाने के बाद कमल उससे भी ज्यादा रोया। आज उसने प्रतिमा के बाद अपनी सबसे अनमोल संपत्ति को सुमित के हाथों में सौंप दिया था। रचना की शादी को 6 महीने बीत गए थे। शादी के बाद पहली बार वो 10-12 दिनों के लिए कमल के पास रहने आई थी। इस बीच हनीमून, सुमित के घर के रस्म रिवाज, इन सब में ही व्यस्त रही थी रचना। रचना ने बताया कि वह बहुत खुश है। सुमित का परिवार बहुत अच्छा है और सुमित तो जैसे आपका ही क्लोन है। फिर हंसते हुए बोली, पर क्लोन तो क्लोन होता है ना पापा, ओरिजिनल की बात ही अलग है। कमल मुस्कुरा दिया। कल रचना को चले जाना था। कमल से बहुत सी बातें करने के बाद रचना सोने चली गई। इधर कमल बहुत खुश था। वो प्रतिमा की तस्वीर को मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने मन ही मन प्रतिमा से कहा, देखो आज मैं अपने वादे से आजाद हो गया। मैंने हमारी बेटी के चेहरे की खुशी में महसूस किया कि मैंने अपना फर्ज अच्छे से निभाया है। तुम्हारे बिना एक पल काटना संभव नहीं था, मगर तुम्हारे वादे की वजह से बहुत लंबा सफर काटना पड़ा है तुम्हारे बिना। सोचते सोचते कमल की आंखों का वह बांध टूट गया जो उसने 26 सालों से बांध रखा था। कमल ने महसूस किया कि प्रतिमा तस्वीर से निकलकर मुस्कुराती हुई उसके सामने खड़ी है और उसके आंसू पोंछ रही है। कमल खड़ा हुआ और प्रतिमा की परछाई को गले लगा लिया। पापा पापा उठिए पापा, पापा नहीं, आप नहीं जा सकते पापा। मैं इतनी बड़ी नहीं हुई कि आपके बिना रह सकूं। पापा कल रात ही तो हमने कितनी बातें की थी, कितना कुछ प्लान किया था। रचना कमल के मृत शरीर से लिपटी हुई फूट फूट कर रो रही थी। सुमित उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। रात का सूना घर सुबह अफसोस जताने वालों की भीड़ से भर गया था। सुबह जब रचना के बार बार दरवाजा खटखटाने पर भी कमल ने दरवाजा नहीं खोला तो रचना ने घबराकर सुमित को फोन किया और सुमित के आने पर जब दरवाजा तोड़ा गया तो वहां कमल का मृत शरीर मिला। मृत होने के बाद भी कमल का चेहरा संतोष से भरा हुआ था। संस्कार के वक्त जब कमल की देह पंचतत्व में विलीन हो रही थी तब एक कोने में वो प्रतिमा के साथ खड़ा था। दोनों मुस्कुरा रहे थे।
वर्षों बाद फिर से मिलने की खुशी दोनों के चेहरे पर झलक रही थी। उधर सूर्य अस्त हो रहा था और इधर इन दोनों की आत्माओं के मिलन की सुबह ने बड़ी शिद्दत से अंगड़ाई ली थी। प्रेम सच्चा होना चाहिए, मिलन हो ही जाता है, फिर चाहे इस जहान में या फिर उस जहान में। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।